हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी आधारित मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद, या अंग्रेजी में इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, लेकर आए हैं। इसमें आज हम कुछ पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, जो इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने के लिए हमको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो बेसिक जानकारी क्या है, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझें। शुरू किया जाए। बहुपद के चैप्टर में बच्चों, सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि हम बीजीय व्यंजक शब्द से परिचय प्राप्त करें। तो जैसे जैसे हम बीजीय व्यंजक का एक डिफिनीशन लिख रहे हैं और उस डिफिनीशन को फिर हम अच्छी तरह से समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो डिफिनीशन पर ध्यान दिया जाए। कुछ चर तथा कुछ अचर के योग अंतर गुणन अथवा भाजन की क्रिया से प्राप्त पद या पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बच्चों, ये बीजीय व्यंजक का डिफिनीशन रहा, इसको समझो क्या है। कुछ चर तथा कुछ अचर के योग, अंतर, गुणन अथवा भाजन की क्रिया से प्राप्त पद या पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं।
जैसा कि बच्चों आप लोग चर और अचर के बारे में भली भांति जानते होंगे। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, यहाँ हम लोग बहुत पीछे न जा करके या समझते हुए कि आप लोग चर और अचर को समझ रहे होंगे, इस डिफिनीशन पर ध्यान दिया जाए कि जब भी हम कुछ चर ले लें और कुछ अचर ले लें और इन्हें आपस में जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, तो इन संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो भी हमको पद प्राप्त होते हैं उन पदों को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर शब्दों से यह परिभाषा न समझ में आवे तो उदाहरणों पर ध्यान दिया जाए। मान लो हम एक चर लिए हैं x और एक अचर ले लिए 3। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम पाएंगे x + 3। अगर हम इनको घटाते हैं तो पाएंगे x - 3। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 3x और अगर भाग करते हैं तो हम पाएंगे x/3 या 3/x। यहाँ पर इस चर और इस अचर के योग की क्रिया हुई, यहाँ पर अंतर की क्रिया किए, यहाँ पर गुणा किए, यहाँ पर भाग किए। तो इस संक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी ये पद हमको प्राप्त हुए हैं, इन पदों को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ सॉरी एक शब्द छूट गया है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बीजीय व्यंजक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस बीजीय व्यंजक को समझने के बाद ये इसके उदाहरण हो गए। इस उदाहरण में हम सिर्फ एक चर लिए हैं और एक अचर लिए हैं, लेकिन हमारे डिफिनीशन में कुछ चर और कुछ अचर की बात कही गई है। यानी हमारे चरों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, अचरों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है, और इस तरह से उनको हम आपस में जोड़े, घटाएं, गुणा करें और भाग करें तो जो भी हमको पद प्राप्त होंगे उन पदों को हम बीजीय व्यंजक नाम से संबोधित करेंगे। सेकंड चीज हमारा आता है इस बीजीय व्यंजक को समझने के बाद, जिसको हम कहेंगे बहुपद। इस बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स। इस बीजीय व्यंजक से ही इस बहुपद की उत्पत्ति होती है बच्चों। जो भी अभी हम बीजीय व्यंजक को डिफाइन किए हैं, अगर उसी बीजीय व्यंजक में दो विशेषताएं मिलने लगें तो उस बीजीय व्यंजक को हम एक अलग नाम देते हैं और वह अलग नाम बहुपद होता है। तो यहाँ हम बहुपद को कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक
बहुपद कहलाता है। जिसमें पहली ये स्पेशल क्वालिटी आ जाती है बीजीय व्यंजक में कि हम लिखते हैं कि पदों की संख्या सीमित हो। और दूसरी ये विशेषता आ जाती है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अगर कोई बीजीय व्यंजक इन दो विशेषताओं को समाहित करता है, यानी जिस बीजीय व्यंजक में ये दोनों विशेष क्वालिटी मिलती है, विशेष गुण मिलते हैं, तो उसी बीजीय व्यंजक को हम अब बीजीय व्यंजक न कह के एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उसका नाम बहुपद हो जाता है। जैसे यहाँ जो भी हम बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें एक पद है, इनमें एक पद है। तो ये तो गुण सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ इसमें पदों की संख्या सीमित है। बच्चों, पदों की संख्या सीमित होने का मतलब यही है कि हम कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लिखना शुरू कर दें कि हम भारत की राजधानी दिल्ली से लिखते लिखते हम लंदन पहुंच जाएं और उतने दूर में हमारे बीजीय व्यंजक के पद ही लिखे जाएं, तो ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाने के योग्य नहीं हो। बहुपद में इतने पद होने चाहिए ताकि वो सीमित पद हों, उनकी काउंटिंग हम आसानी से कर सकें। तो ये तो पहली विशेषता हुई हमारे बहुपद की। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो ये ध्यान देना है हमको कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से नंबर सिस्टम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर पूर्ण संख्या हो कहा जा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि चर की घात या तो 0 हो या कोई प्राकृतिक संख्या हो, जिन प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात 0 हो या कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो अगर ये दोनों विशेषता किसी बीजीय व्यंजक में मिलती है तो उसी विशेष बीजीय व्यंजक का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बहुपद या पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। हमें उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ जो भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, इसमें ये भी एक बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। लेकिन अगर इस पर ध्यान दिया जाए बच्चों, 3/x, तो बताओ घातांकों के नियम में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यहाँ x पर +1 पावर है। अगर हम इसको इस बटा के ऊपर लिख दें तो इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 3x पावर -1। अब अगर ये इस रूप का है तो देखने से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हमारे चर के रूप में x का प्रयोग हुआ है उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह एक
बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि बीजीय व्यंजकों के ही उदाहरण हम यहाँ पर लिखा है। तो बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन यह एक बहुपद नहीं। अगर इतनी बात समझ में आई तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोगों को कुछ मौखिक बातें समझाना चाहते हैं जो लिखना उचित नहीं समझ रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं, बताने से ही आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। बहुपद में ऐसा भी हो सकता है, जो हम बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखे हैं कि उसमें कुछ चर और कुछ अचर की बात कही गई है। तो बहुपद में भी चरों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, अचरों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है। तो जिस बहुपद में केवल एक चर का प्रयोग किया गया हो, उस बहुपद को हम एक चर में बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो चरों का प्रयोग किया गया हो, उसको हम दो चरों में बहुपद कहेंगे। जिसमें तीन चरों का प्रयोग किया गया हो, उसको हम तीन चरों में बहुपद कहेंगे। मेन चीज यहाँ पर यह है कि अब हम आप लोगों को बहुपद का संकेतन बताएंगे कि कैसे कर, और सिंपली हम एक चर वाले बहुपद को लेकर के ये चीज समझाएंगे। हमारी हेडिंग होगी बहुपद का संकेतन। देखो बच्चों, बहुपद को संकेतित करने के लिए, बहुपद को डिनोट करने के लिए बहुपद का संकेतन किस प्रकार किया जाता है, इसमें हम विशेष रूप से चर को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बहुपद में किस चर का प्रयोग हुआ है। एक्स का हुआ है, वाई का हुआ है, जेड का हुआ है, यू का हुआ है। जो भी हमारे चर का प्रयोग हुआ रहता है, तो एक हम अंग्रेजी का लेटर लिखेंगे, चाहे हम उसको पी लिख लें, क्यू लिख लें, आर लिख लें, एस लिख लें। इस तरह से एक हम इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर लिखेंगे और इसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इस स्मॉल ब्रैकेट में हम वही चर लिख देंगे। अगर हमारे बहुपद में चर के रूप में x का प्रयोग हुआ है, तो उस बहुपद को हम px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं या sx लिख सकते हैं। अगर हमारे बहुपद में चर के रूप में x का प्रयोग नहीं है बल्कि y का प्रयोग है, तो उस बहुपद का संकेतन हम इस प्रकार करेंगे: py, qy, ry, sy। अगर यह x और y के अतिरिक्त किसी दूसरे चर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर महत्व p, q, r और s का नहीं है। यहाँ हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही चर लिखा होना चाहिए जो हमारे बहुपद में प्रयोग किया गया। इस तरह से हम बहुपदों का संकेतन करते हैं। बहुपदों का संकेतन समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण से समझा जाए। मान लीजिए कि एक बहुपद हमारे पास है 3x² प्लस
5x - 2। अब अगर हम इस रूप में इस बहुपद को निरूपित करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें चर के रूप में x का प्रयोग है, तो इसको हम या तो यहां पर लिख सकते हैं कि px = qx = rx = या sx = कोई भी हम यहाँ पर लेटर लिख लेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट में एक सही रहना चाहिए। ये रहा बच्चों हमारे बहुपदों का संकेतन का। अब इस बहुपदों के संकेतन के बाद अगर कहीं पे एक शब्द आएगा जिसको हम कहेंगे अचर बहुपद, इसका अंग्रेजी नाम होता है बच्चों कांस्टेंट पोलिनोमियल। नाम से ही स्पष्ट है कि अचर बहुपद, यानी कहीं पर सिंपली हम कोई संख्या लिख दें, हम 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, या इनके पीछे हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई चर अगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड के रूप में कोई चर नहीं दिख रहा है, केवल एक संख्या हमको दिख रही है, तो ऐसे बहुपद का ही नाम होता है अचर बहुपद या कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न घूमेगा दिमाग में कि बीजीय व्यंजक में तो अभी अभी हम बताए कि कुछ चर और कुछ अचर आपस में जोड़कर, घटाकर, गुणा करके या भाग करके लिखे जाते हैं, और बीजीय व्यंजक ही बहुपद बनते हैं अगर वो पीछे बताई गई दोनों विशेषताओं को संतुष्ट करते हैं। तो फिर यहाँ तो कोई चर दिख ही नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे बहुपद हो गया? तो बच्चों देखो, इस शंका का समाधान क्या है। अगर 2 लिखा गया है तो सपोज करो कि अगर हम इसमें चर के रूप में x का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2x पावर 0 -3 है। अगर इसमें चाहो कि हम चर के रूप में y को यूज करें, तो यहां लिख सकते हो कि y पावर 0 -5 है। यहाँ चर के रूप में अगर हम z को यूज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि -5 z पावर 0। यहाँ जो 7 लिखा गया है, इस 7 को भी हम कोई एक चर लिख करके उस पर पावर 0 लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांकों के नियम बताए थे, उसमें एक नियम यह भी था कि किसी भी आधार पर अगर शून्य घात लगा दी जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। अब बताइए, अगर हम 2x पावर 0 लिखते हैं, इस x पावर 0 का मान अगर 1 हो गया, तो कुल मिलाकर के यह संख्या हमको क्या बन करके मिली? 2 मिली। उसी तरह से यह -3 मिलेगा, ये -5 मिलेगा, यह 7 मिलेगा। लेकिन अगर इस रूप में लिखा गया है, तब तो यह स्पष्ट है ना कि इन सभी में एक अचर का भी प्रयोग है और एक चर का भी प्रयोग है, तो निश्चित रूप से यह एक बीजीय व्यंजक है। और चूंकि बीजीय व्यंजक में भी यह बहुपद के नियमों का पालन कर रहा है, ये सभी के सभी एक बहुपद है। सारांशतः कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी कोई सिंपल सी अचर संख्या लिखी हुई दिखे, तो उसको भी हम बहुपद कहेंगे। और वह बहुपद किस नाम से जाना जाएगा?
अचर बहुपद के नाम से जाना। यह भी एक अचर बहुपद है, ये भी अचर बहुपद है, ये भी है और ये भी। अचर बहुपद समझ में आ गई बात। अचर बहुपद के बाद बच्चों एक और बहुपद आता है जिसका नाम होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। और इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ शून्य अगर है तो उसी शून्य को ही हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। शून्य के अलावे अगर कोई सिर्फ अचर संख्या दिखे तो उसको तो हम अचर बहुपद कहेंगे, लेकिन अगर शून्य लिखा हुआ मिले तो शून्य के साथ भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जीरो के साथ भी तो इस तरह से हम x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0 या किसी चर का प्रयोग करके उसके साथ उस पर हम जीरो पावर लगा सकते हैं और कुल मिलाकर के अंत में उस जीरो घात वाली संख्या का मान जब 1 होगा और उस 1 का जब हम शून्य में गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के हमको शून्य ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो शून्य है वह भी एक बहुपद है और उस शून्य बहुपद का नाम शून्य बहुपद। शून्य का नाम अगर जीरो लिखा गया है तो उस जीरो का नाम बहुपद के रूप में शून्य बहुपद होता है। इतना याद रखना। अगर शून्य बहुपद की बात समझ में आ गई तो अब हम लोगों को नेक्स्ट टर्म ये देखना है। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला हमारा टर्म आता है बहुपद के घात, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। इसको भी डेफिनीशन के तौर पर एक सेंटेंस लिखा जा सकता है और वो ये होता है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को उस बहुपद के घात करते हैं। उदाहरण से देखिए, हम एक बहुपद लिख रहे हैं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक हम बहुपद लिख रहे हैं qx इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस
7x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 8। एक और ले लिया जाए एग्जाम्पल, Rx इज इक्वल टू 7x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1। इतने से समझ में आ जाएगा कि बहुपद की घात क्या होती है। यहाँ डिफिनीशन में हम लिखे हैं बच्चों की किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात। अब अधिकतम घात जानने के लिए हम बहुपद में जहाँ जहाँ भी चर का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ हम एक नज़र देखेंगे कि किस पद में चर पर कितनी घात लगी है। अब यहाँ देखिए पहले एग्जाम्पल में दो पदों में चर का प्रयोग है, इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो चर की अधिकतम घात 2 है। इसलिए इस उदाहरण में हम कहेंगे कि बहुपद px की घात 2 है। यहाँ देखा जाए qx में, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ पर समझो तो x पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो वहाँ चर की घात 0 है। अब यहाँ सभी पदों पर ध्यान दो तो सबसे बड़ी घात हमको चर की यहाँ 3 दिख रही है, तो हम इस बहुपद का कहें अथवा qx की घात कहेंगे कि 3 है। और इसी तरह से ये जो हमारा Rx बहुपद है इसमें चर की सबसे बड़ी घात 4 है, तो इस बहुपद की घात 4 का है। हमें उम्मीद है कि बहुपद की घात समझ में आई होगी। कोई बहुपद लिखा हुआ है उसमें प्रत्येक पदों पर ध्यान से देखिए कि चर पर कौन कौन सी घातें लगी हैं। चर की जो सबसे बड़ी घात आपको दिखाई दे उसी घात को आप पूरे बहुपद की घात के रूप में बता दीजिए। इस तरह से बहुपद की घात का पॉइंट भी कंप्लीट होता है। बहुपद की घात के बाद इसी में एक लाइन और आप लोगों को हम बताएंगे कि अगर कोई अचर बहुपद है, अचर बहुपद के बारे में अभी अभी बताए थे आप लोगों को। ये अचर बहुपद की घात 0 होती है। इसमें कुछ भी सोच विचार करने की बात नहीं है, इसे आप लोगों को याद रखना है। जहाँ पर भी कोई अचर बहुपद दिखे और पूछा जाए कि इस अचर बहुपद की घात कितनी है, तो आप लोग कन्फर्मली आंसर करेंगे कि अचर बहुपद की घात 0 है। अब यहाँ इस बहुपद की घात से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स मिलेंगे जिनके आधार पर हम बहुपदों के कुछ विशिष्ट नामकरण करेंगे और वो क्या नामकरण करेंगे, हम क्या चीज देखेंगे, बहुपद की क्या घात रहेगी, तो कैसा बहुपद उसको लिखा जाएगा, कौन सा विशेष नाम दिया जाएगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे इसकी अभी हमें जरूरत है बताने। देखिए यहाँ एक और हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ पे A6 करके एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं। ये हमारा
जो बहुपद है यह 2x प्लस 1। अब हम इन 4 उदाहरणों के माध्यम से जो चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं उसको कोशिश करें समझने को। देखो बच्चों, जिस बहुपद की घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 है, तो इस बहुपद का नाम होता है रैखिक बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 2 हो, जैसे ये वाला है, फर्स्ट वाला हमारा, या px जो लिखा गया है यहाँ पर 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 6, इस बहुपद की घात चूंकि 2 है, तो 2 घात वाले बहुपद का नाम होता है द्विघात बहुपद। 2 घात वाले बहुपद का नाम द्विघात बहुपद होता है, और इस द्विघात बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर कहीं पर त्रिघातीय बहुपद है, इसका मतलब कि बहुपद की घात अगर 3 है, एज फॉर एग्जाम्पल यह qx है, इस qx की घात 3 है, तो जिस बहुपद की घात भी 3 मिले उसको हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। उसका अंग्रेजी नाम होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ ये इतना ही तक पर्याप्त है। अगर हम लोग इसको यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यदि बहुपद की घात 1 हो तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। सेकंड पॉइंट होगा, यही सेंटेंस होगा, यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर बहुपद की घात 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद न कह के हम द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद। और थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, यदि बहुपद की घात 3 हो तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ कहते हैं सबके साथ है, या यही चिन्ह लगा के छोड़ दिया जाए। ये नाम आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या अंग्रेजी में लीनियर पोलिनोमियल, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बहुपद वाले चैप्टर से संबंधित यही हमारी बेसिक जानकारी है। इस जानकारी को लेने के बाद अगर हम लोग अपने बुक के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो लगेगा कि जैसे प्रश्न को देखते देखते उसका आंसर हम दे सकते हैं। जैसा अब
आज तो नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 हल कराएंगे। जरूरत ये है बच्चों कि आज जो भी हम बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को दिए, इस वीडियो को या तो बार बार देखें, पूरा वीडियो देखें। ये नहीं कि वीडियो खोल दिए, 1-2 मिनट देख लिए, फिर चेंज करके दूसरा चीज देखना शुरू कर दिए, तो इससे आप लोगों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप लोग तभी कुछ लाभान्वित हो सकते हैं जब वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद उस वीडियो में बताई गई सारी बातों को याद रखें, और तब अगर आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से सभी प्रश्न हल होते चले जाएंगे। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जानकारी दें, ताकि हम आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो बंद कर रहा हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।